कसूर हेयरिंग सेंटर पे मैं एज अ हेयरिंग एड कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं ऐसे पेशेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कान के अंदर वाला हेयरिंग एड लगवाते हैं। जो फ़र्स्ट टाइम पेशेंट हेयरिंग एड लगवा रहा होता है कान के अंदर वाला, उसे सम टाइम हेयरिंग एड को मैनेज करने का तरीका नहीं आता, उसकी मेंटेनेंस का नहीं पता होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कान के अंदर लगने वाले जो हेयरिंग एड हैं वो 4 तरह का होता है। एक ITE होता है, ITC होता है, फिर CIC होता है, फिर IIC होता है। ये चूँकि चारों हेयरिंग एड्स ही कान के बिल्कुल अंदर लगते हैं ना, कोई फुल शेल में होता है, कोई उससे हाफ में, कोई उससे हाफ में। एक बिल्कुल वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हेयरिंग एड होता है जो बिल्कुल ही माइक्रोचिप की तरह होता है और कान के पर्दे के बिल्कुल करीब रखा जाता है। उनमें से अगर हम बात करें, ये वाला जो हेयरिंग एड है ये थोड़ा फुल शेल में होता है, ITE से कहते हैं हम। उसके बाद ITC होता है एक, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह का एक CIC होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक हेयरिंग एड होता है बिल्कुल माइक्रोचिप की तरह, IIC, जो कान के बिल्कुल अंदर लग जाता है, नज़र नहीं आता। लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम हेयरिंग एड पेशेंट लगवाता है उसे पता नहीं होता कि इसे मैनेज किस तरह करना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले तो ये चूँकि कान के बिल्कुल आला अंदर लगता है, नज़र नहीं आता। विजिबिलिटी के एतबार से 3 हेयरिंग एड्स हैं जो ITE, ITC या CIC होता है। एक जो इनविजिबल इन कैनाल होता है वो तो बिल्कुल ही यानी पर्दे के करीब रखा होता है। तो जितना हेयरिंग एड हम साइज़ में छोटा करवाएंगे, या साइज़ कॉन्शियस लोग कहते हैं कि वो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हेयरिंग एड लगवाना है, डेफिनेटली वो पर्दे के बिल्कुल करीब होता है। तो जो पर्दे के बिल्कुल करीब होता है उसमें वैक्स जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अपने कान को पहले नंबर पे तो आप साफ़ रखा करें। दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार किसी कॉटन बड से आप वो वैक्स वगैरह रिमूव करते रहा करें। और दूसरे नंबर पे, चूँकि हेयरिंग एड के आगे ये एक वाइट कलर का फ़िल्टर लगा होता है ना, ये जो वाइट कलर का फ़िल्टर नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर का फ़िल्टर इसलिए होता है कि वैक्स इसके अंदर ना जाए, ठीक है। अगर वैक्स लेट्स सपोज अंदर चली भी गई है तो आप ये रिमूव कर सकते हैं, फ़िल्टर न्यू लगवा लें। जब फ़िल्टर न्यू लगवा लेंगे तो उसके ऊपर ये है कि हेयरिंग एड आपका साउंड क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा। तो तीसरी ये चीज़ है इसमें कि 6 माह के बाद इस हेयरिंग एड की सर्विस ज़रूर करवाया करें। कोई डस्ट चली गई है हेयरिंग एड के अंदर, जैसे माइक पूरी तरह आवाज़ पिक नहीं कर रहा, या रिसीवर के अंदर कोई हल्की नमी शमी चली गई है, या फिर ये है कि कोई वैक्स चली गई है, तो उससे ये है कि जब आप सर्विस करवा लेते हैं आपका हेयरिंग एड न्यू हेयरिंग एड की तरह मुकम्मल तौर पे वर्किंग पोजीशन में आ जाता है। फिर जब भी आपने चौथे नंबर पे हेयरिंग एड को रखने, जब आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आप ये अपने हेयरिंग एड का बैटरी डोर यूँ आपने ओपन रखना है। बैटरी डोर आपने यूँ ओपन रखना है। अब ये होगा कि जब बैटरी डोर ओपन करेंगे तो सेल आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, हेयरिंग एड बिल्कुल बंद है। हफ्ता 10 दिन 20 दिन भी ये पड़ा रहेगा तो बैटरी आपकी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो 4 नंबर पे। 5वें नंबर पे ये है कि सेल आपने जब भी इसके अंदर डालना है, सेल आपने बिल्कुल सीधा डालना है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता, यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं फ़र्स्ट टाइम के यूज़र ख़ासकर, उनको यही नहीं पता होता कि सेल का पॉजिटिव फेस किधर आना है, नेगेटिव फेस किधर आना है, ठीक है। हमेशा कोई भी हेयरिंग एड है उसका पॉजिटिव वाला जो सेल का हिस्सा होता है, पॉजिटिव फेस हमेशा यूँ बैटरी डोर के ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें थी जो मैं यानी कि बताना चाह रहा था कि हेयरिंग एड की अगर आप टाइम पे सर्विस करवाएंगे, उसे मैनेज अच्छे तरीके से करते रहेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हेयरिंग एड ख़राब हो जाए, साउंड क्वालिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाए, या वो डिस्टॉर्शन देना शुरू कर दे। क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटराइज प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड होते हैं उनकी तो प्रोग्रामिंग सेटिंग वगैरह सारी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो हेयरिंग एड को प्रॉपर तरीके के साथ मैनेज करें, इंशाल्लाह ये कॉम्प्लिकेशन को फेस नहीं करना पड़ेगा।